अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को देखने का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां मस्जिदों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मंडी के लोगों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के बाद खुदाई करवाने की मांग भी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद मामले को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी को लेकर मंडी के स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। मांग की कि जो जेल रोड मंडी में अवैध मस्जिद बनाई गई है, पुरातत्व विभाग के निरीक्षण में खुदाई करवाई जाए। राजाओं के समय में, अंग्रेजों के समय में यहाँ पे राजा ने हमारे किसी कश्मीरी को देके रखा था जगह, और ये तो हमने भी देखा है जो कश्मीरी खान यहाँ आते थे वो उनको रहने की जगह आज तक वहाँ पर मिलती रही। 5, 7, 10 फीट तक इसके खुदाई करके पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में, और यहाँ पर हमारे हिंदू मंदिर के अवशेष यहाँ पर होंगे। इन लोगों का विश्वास है कि यहाँ मंदिर के अवशेष मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने उपायुक्त मंडी को आज ज्ञापन सौंपकर मस्जिद के नीचे जमीन में खुदाई करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि राजाओं के समय का यहाँ पर एक मंदिर स्थापित हो सकता है, जिसके अवशेष यहाँ हो सकते हैं। दूसरी ओर शिमला के कुसुमटी बाजार में भी मस्जिद का विवाद बढ़ गया है। यहाँ स्थानीय नेताओं और प्रशासन के बीच मस्जिद को लेकर अहम बैठक हुई है। दरअसल इन लोगों को रिहायशी इलाके में बनी मस्जिद को लेकर आपत्ति है, जबकि प्रशासन उचित कार्रवाई का भरोसा दिला रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन तक संजौली मस्जिद के विवाद की आंच पहले ही पहुंच चुकी है। दरअसल संजौली मस्जिद के विवाद मामले में लाठीचार्ज के विरोध में लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर जमकर बवाल हो चुका है। सवाल है कि देवभूमि में मस्जिदों को लेकर क्या हालात ऐसे ही तनावपूर्ण रहेंगे। मंडी से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे यूपी में रेल जिहाद वाली साजिश की। दरअसल उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशों ने पुलिस के साथ साथ देश की सुरक्षा में जुटी जांच एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। पहले कानपुर और अब गाजीपुर के पास हजारों जिंदगियों को खतरे में डालने की कोशिश की गई, लेकिन अराजक तत्वों को कामयाबी नहीं मिली। अब पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ साथ यूपी सरकार ने भी इस तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। रेल को डिरेल करने की नई साजिश। यूपी में रेल जिहाद का कौन जिम्मेदार? कभी सिलेंडर, कभी लकड़ी, कभी पत्थर, लाखों जिंदगियों से हो रहा है खिलवाड़। रेलवे ट्रैक पर पुलिस वालों की मौजूदगी और ट्रैक के बीच में पड़ा लकड़ी का ढेर सारा बुरादा। देश में रेल और ट्रेन के खिलाफ शुरू हुई साजिश का अगला चैप्टर। दरअसल यूपी के गाजीपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिलने के बाद हड़कंप मचा। सिटी स्टेशन के पास पटरियों के इंटरचेंज वाली जगह पर लकड़ी के बड़े टुकड़े को रखा था। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर रखा लकड़ी का टुकड़ा इंजन में फंस गया था। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस साजिश के चलते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में करीब तकनीकी खराबी आई और करीब 2 घंटे ट्रेन खड़ी रही। रेल की पटरियों के साथ साजिश करके हजारों जिंदगियों के लिए खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन शुरू किया और रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का ब्लॉक रखने वालों की तलाशी शुरू हो गई।
कुछ दिन पहले पत्थर रखने की घटना हुई थी, उसी आज की घटना से कुछ दूर पहले हुआ था। उसमें 3 लोग चिन्हित किए गए थे और आज जो घटना हुई है उसको भी देखा जा रहा है, क्या उनके और भी संपर्की लोग थे या क्या थे। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, बिंदु क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं। बड़ी गहराई से इसमें छानबीन की जा रही है। ये पहली बार नहीं जब पटरियों पर दौड़ती ट्रेन के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। कुछ दिन पहले कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को द बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश को नाकाम किया गया और इस साजिश की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब पुराने रेल हादसों की जांच की जाएगी ताकि पता लग सके कि कौन सा मॉड्यूल इस साजिश के पीछे सक्रिय है। ये भी पता चला कि इस मॉड्यूल के निशाने पर बिहार, यूपी और राजस्थान के रेलवे ट्रैक हैं। लिहाजा एनआईए पिछले 2 से 3 महीने में सक्रिय हुए आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही है। एनआईए यूपी, बिहार और राजस्थान में सदस्यों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर, कानपुर और लखनऊ के आसपास के जिलों में जांच की जा रही है। एनआईए उन लोगों की कुंडली खंगाल रही है जो पुराने रेल हादसों के शक के दायरे में। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पुराने आतंकी नेटवर्क को खंगाला गया। कानपुर के शिवराजपुर के पास 3 मोबाइल टावर का डेटा जुटाया गया और 1 घंटे के डेटा में मिले 50,000 नंबरों की जांच की जा रही है। यूपी में रेल को डिरेल करने की साजिशों पर योगी सरकार सख्त है। यूपी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र साजिश रचने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं कि साजिश रचने वालों के खिलाफ यूपी कब्रगाह साबित होगा। तो वहीं रेल के खिलाफ साजिश करने वालों को चुन चुन कर जेल में डाला जाएगा। साजिशकर्ताओं के खिलाफ उनको चुन चुन के जेलों में डाला जाएगा। उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई। किसी को भी इस देश में किसी जिंदगियों से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है और इस तरह के जितने मामले आए उन सब में बहुत कड़ाई से जांच हो रही है और ऐसा किसी को करने का अधिकार कभी इस देश में नहीं मिलेगा। रेलवे विभाग से लेकर केंद्र सरकार तक ने देश में रेल नेटवर्क को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन अराजक तत्वों की काली नजर अब हिंदुस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाले रेल नेटवर्क पर है, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो चुकी है। आलोक त्रिपाठी, गाजीपुर, सी मीडिया। मध्य यूरोप में कई देश जैसे पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया में भयंकर बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में मौत के साथ लोग लापता भी हो गए हैं। हजारों लोगों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है, तो वहीं बाढ़ में हजारों घर पावर कट की समस्या से भी जूझ रहे हैं। पोलैंड में सरकार ने नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया है, तो वहीं बाढ़ बारिश को लेकर स्लोवाकिया और हंगरी हाई अलर्ट पर हैं। यूरोप में फ्लड के प्रकोप पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूरोप के कई देश भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, जर्मनी और हंगरी में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। मरने वालों और गायब होने वालों की संख्या बढ़ गई है। हर कस्बे और गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोग बदतर स्थिति में रहने को मजबूर हैं। हाहाकार मचा देने वाली बाढ़ से अब तक यूरोप में मौतों के साथ लोग लापता भी हैं। बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर रोमानिया में हुआ है। पंद्रह लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग गायब हैं। रोमानिया में तो 5,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए, तो वहीं 25,000 से ज्यादा घरों में पावर कट हो गया। पोलैंड अब तक के सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। साउथ पोलैंड में करीब 40,000 की आबादी वाले निसा के मेयर ने लोगों को शहर खाली करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं स्पा शहर तो बाढ़ में पूरी तरह डूब गया। दरअसल साउथ पोलैंड में भारी बारिश की वजह से स्टोनिस्लास्की में बांध टूट गया, जिससे पूरा शहर ही जलमग्न हो गया। पोलैंड सरकार ने नेशनल डिजास्टर का ऐलान किया है और साथ ही प्रभावित लोगों की मदद के लिए $260 मिलियन का भी ऐलान किया है। पोलैंड में शहर खाली करवाए जा रहे हैं, तो चेक रिपब्लिक में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों को इलाके से निकाला गया है। फिलहाल चेक रिपब्लिक में पानी कम हो गया है, फिर भी सड़क पर पानी में खड़ी कारें और बिल्डिंग दिख रही हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया में भी बाढ़ का खतरा बरकरार है, जो बाकी यूरोपियन देशों से भी खतरनाक हो सकता है। स्लोवाकिया में भी यही हाल है।
डन्यूब रिवर का जलस्तर बढ़ने से राजधानी पानी में डूब गया। हंगरी में भी बाढ़ और बारिश का यही हाल है। इसलिए फिलहाल सरकार का पूरा फोकस लोगों की जान बचाने और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भी भारी बारिश हुई है। वहां रिकॉर्ड बारिश के बाद शहर लगभग डूब गया है। सड़कों पर कंधों तक पानी भर गया है। शहर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जहां पानी ना भरा हो। जल के कहर का ऐसा मंजर देख लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो दूसरी तरफ तूफानी हवाएं अब भी तबाही मचा रही हैं। कैरोलिना बीच के आसपास सोमवार को अचानक भीषण बारिश हुई, जिसके बाद पूरा शहर समंदर बन गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर पानी को चैलेंज करता नजर आ रहा है। हालांकि ट्रक का आधे से अधिक हिस्सा पानी में डूबा है। बावजूद इससे ट्रक का ड्राइवर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ड्रोन वीडियो में पूरा शहर पानी में डूबा नजर आ रहा है। घरों की सिर्फ छत नजर आ रही है। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका और यूरोप में बाढ़ है तो चीन में तूफान। एक महीने के अंदर चीन में दूसरी बार भयंकर तूफान आया है। शंघाई शहर में भीषण तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। करीब 151 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं सब कुछ अपने साथ उड़ा ले गई। यहां तक कि कई जगह खुले में फंस गए इंसान भी तूफान में उड़ते नजर आए। उसकी बानगी ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं एक बाइक सवार किस तरह तूफान के साथ उड़ता जा रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हाईवे पर एक शख्स अपने ट्रक के साथ जा रहा था। अचानक तूफान आया और ट्रक हिलने लगा। कई बार ऐसा लगा कि ट्रक तूफान से टकराकर पलट जाएगा। हालांकि इस दौरान ड्राइवर अपने ट्रक को लगातार पकड़े रहे। अब जरा अगली तस्वीर देखिए। एक विशालकाय इमारत से खिड़की का एक हिस्सा अचानक टूटता है और हवा में उड़ते हुए दूसरी इमारतों से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। संघाई की सड़क पर एक डिलीवरी बॉय तूफान में फंस गया। कई बार लगा तूफान उसे उड़ा ले जाएगा, हालांकि उसकी जान बच गई। अब जरा इन लोगों को देखिए, तूफान में कहीं उड़ ना जाए इसलिए पेड़ों को पकड़ रखा है। और ऐसा एक दो नहीं, तमाम लोग कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक तूफान की रफ्तार 151 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये तूफान 1949 के बाद आया सबसे शक्तिशाली तूफान है। अब बात कट्टरपंथ के नाव पर सवार बांग्लादेश की, जहां 1.5 महीने से हिंसा झेल रहे हिंदू ने अब मोर्चा खोल दिया है। हिंदुओं की एक हुंकार से कट्टरपंथियों में नया डर है। दरअसल बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हिंदुओं से आबादी बढ़ाने पर जोर देने की अपील की गई। जिसके बाद कट्टरपंथी अब कार्यक्रम का आयोजन करने वाले धर्म गुरुओं को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। बीते करीब 1.5 महीनों में कट्टरपंथ की आग में जल रहे अल्पसंख्यकों ने अब मोर्चा खोल दिया है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म मानने वाले लोग अब एकजुट हो रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। नफरती सोच के खिलाफ उठ रही इन आवाज से कट्टरपंथी बेचैन हो उठे, जो अब तक हिंदुओं के मंदिर, घरों और बस्तियों को निशाना बना रहे थे। वो अब धार्मिक गुरुओं को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस रैली के जरिए हिंदुओं के हक की आवाज बुलंद की गई। अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया गया। इसी वजह से अब धार्मिक गुरुओं को धमकियां मिल रही हैं। दरअसल इस रैली में कट्टरपंथियों के अत्याचार को रोकने के लिए हिंदुओं से अपील की गई। आबादी बढ़ाने के ऐलान को लेकर कट्टरपंथी आग बबूला हो गए हैं।
बीते करीब 1.5 महीने से मासूम अल्पसंख्यकों की हत्या करने वाली नफरती ब्रिगेड इस एकजुटता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा कनाडा के संसद में भी उठा, जिसे चंद्र आर्या ने न सिर्फ बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई, बल्कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या का भी जिक्र किया। I am deeply concerned by violence targeting the religious minorities, including Hindus, Buddhists, and Christians in Bangladesh. Every time there is instability in Bangladesh, religious minorities, particularly Hindus, face the brunt. The share of religious minorities in the population of Bangladesh has significantly decreased. बांग्लादेश में जगह जगह हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है, बावजूद इसके सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, बावजूद इसके यूनुस सरकार आंख मूंद बैठी है। पूरा सिस्टम कट्टरपंथियों के इशारे पर नाच रहा है, खुलेआम नफरती सोच का प्रचार किया जा रहा है, उन्मादी हावी हो चुके हैं, जहरीले मौलाना मजहब के नाम पर हिंसा भड़का रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 5 अगस्त के बाद कट्टरपंथ की जिस राह पर बांग्लादेश निकला है, कुछ दिनों में पाकिस्तान की अवाम की तरह बांग्लादेशी अवाम को भी इसका नतीजा भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई गई, अब अमेरिका में भी इसी तर्ज पर मंदिर पर हमला बोला गया। मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह मंदिर न्यूयॉर्क के पास उसी जगह है जहां कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है, कौन है जो हिंदुओं के मंदिरों पर हमला बोल रहे हैं? इनका मकसद क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और आस्था पर चोट की दर्दनाक यादें अब भी ताजा हैं, जख्म अब भी हरे हैं। लेकिन अब अमेरिका जैसे देश में हिंदुओं के मंदिर को निशाना बनाया गया है। ये दोनों तस्वीरें दो अलग अलग देशों की भले ही हों, लेकिन आस्था का अपमान दोनों जगह एक जैसा हो रहा है। बांग्लादेश के बदतर हालात के बाद जिस तरह अमेरिका में आस्था पर जैसी चोट पहुंचाई गई है, उससे हिंदूवादी संगठन और साधु संत बेहद नाराज हैं। तो जो तत्व है वो हिंदू विरोधी है, मंदिर विरोधी है। ऐसे हिंदू विरोधी तत्वों को स्वयं निवारक सरकार, उसकी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था उसको स्वयं करना चाहिए। अमेरिका न्यूयॉर्क में जिस प्रकार से मंदिर पर हमला, और मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार का, भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद। जिस जगह स्वामी नारायण मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है, वो जगह इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ जल्दी प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। ये मंदिर मिलविले, लॉन्ग आइलैंड के सफोल्क काउंटी में स्थित है और नाजाओ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियन से लगभग 28 किलोमीटर दूर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ऐसी सारी घटनाओं से अमेरिका की जो सुरक्षा व्यवस्था है, अमेरिका की जो सोच है, उसकी सबकी पोल खुलती है। अमेरिकी सरकार को और वहां के पुलिस प्रशासन, शासन को इस बारे में गंभीरता से एक्शन लेकर के, और जो भी अपराधी हैं जिन्होंने हमारे स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर हमला किया, उनको अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। न्यूयॉर्क के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद भारत के वाणिज्य दूतावास ने इसकी कड़ी निंदा की है। दूतावास ने कहा है कि न्यूयॉर्क के मेलविले में BAPS स्वामी नारायण मंदिर के पास साइन बोर्ड को तोड़ने की घटना अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि विदेशों में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू की आस्था को पिछले 2 महीने से लगातार ठेस पहुंचाई गई है, जबकि जुलाई 2024 में कनाडा के एडमॉन्टन शहर में BAPS स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर विवादित नारे लिखे गए। 7 सितंबर 2023 को माता भामेश्वरी दुर्गा मंदिर में ऐसी ही तोड़फोड़ की गई, जबकि 12 अगस्त 2023 को लक्ष्मी नारायण मंदिर और 31 जनवरी 2023 को ब्रैम्पटन स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई। हिंदू अमेरिका फाउंडेशन की तरफ से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा
कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को स्वामी नारायण मंदिर पर हमले की जांच करनी चाहिए। देखना यह है कि अमेरिका में क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट को देखकर आपके मन में भी कई बार सवाल उठता होगा। भारत में भी इसी तर्ज पर उम्मीदवारों की डिबेट होनी चाहिए, लेकिन साउथ अमेरिका के ब्राजील से ऐसी तस्वीर सामने आए जिसे देखकर नेताजी डिबेट से खौफ में जरूर आ जाएंगे। जुबानी जंग तेज थी। इतने में एक शख्स पोडियम से निकलकर दूसरे शख्स की तरफ बढ़ा, वहां मौजूद कुर्सी को खींचा और दूसरे शख्स पर हमला करता है। बचाव के लिए तीसरा शख्स बीच में आता है तो एक शख्स दूसरे शख्स पर कुर्सी फेंक देता है। तस्वीरें ब्राजील की हैं, जहां साओ पाउलो में मेयर पद के लिए डिबेट थी। आरोप प्रत्यारोप में बहस गर्मा गर्मी के स्तर पर चली गई कि मेयर पद के उम्मीदवार ने लाइव शो में प्रतिद्वंदी की कुर्सी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि डिबेट वामपंथी उम्मीदवार जोए लुइस दातेना और दक्षिणपंथी नेता पाब्लो मार्सेल के बीच थी। मार्सेल ने दातेना पर यौन उत्पीड़न से जुड़े 11 साल पुराने मामले को लेकर टिप्पणी की। इससे नाराज होकर दातेना ने कुर्सी से कई बार मार्सेल पर हमला किया। मार्सेल ने इंस्टाग्राम पर हमलों की फुटेज पोस्ट की और बताया कि उन पर लोहे की कुर्सी से हमला किया गया, जिससे उनकी पसलियों में चोट आई। हमले के खिलाफ मार्सेल अब कानूनी एक्शन की तैयारी में। रिपोर्ट के मुताबिक दातेना पर एक जूनियर रिपोर्टर ने 2019 में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। इसके बाद दातेना ने रिपोर्टर पर मानहानि का केस किया। कुछ महीने बाद महिला ने दातेना पर आरोप वापस ले लिए। इन्हीं आरोपों को जब दोबारा दोहराया गया तो दातेना के पुराने जख्मों पर मार्सेल ने फिर नमक छिड़का, जिससे दातेना इतने नाराज हो गए कि मार्सेल के सिर को निशाना बनाकर कुर्सी से हमला किया। इसके बाद दातेना को बहस से हटा दिया गया। उन्होंने सोमवार को एक बयान जारी किया और कहा कि उन्होंने गलती की, लेकिन अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। घायल मार्सेल को इसके बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस हमले का वीडियो जमकर वायरल है। रिपोर्ट जी। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।